आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। हैदराबाद में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 21 पैसे महंगा। राम मंदिर पर कोई बयानबाजी ना हो और अदलिया पर एतमाद रखें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। सिंगरेनी वर्कर्स के लिए 28% बोनस का ऐलान, हुकूमत का मुलाजमीन को दशहरे का तोहफा। आंध्र प्रदेश में अब सरकारी डॉक्टर्स नहीं कर सकेंगे खान की प्रैक्टिस, रियासती हुकूमत का फैसला। और अफ्रीकी मुल्क लिबिया में स्कूल में आग लग जाने से 27 बच्चे जान बहक। अब खबरें तफसील से। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में उछाल की वजह से मुल्क में पेट्रोल डीजल के दाम मुसलसिल तीसरे दिन भी तेजी से इजाफे के साथ 1.5 माह से ज्यादा की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मुल्क की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की वेबसाइट से मिलने वाली तफसीलात के मुताबिक कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 29 पैसे बढ़कर 1 अगस्त के बाद की सबसे आला सतह 72 रुपये 71 पैसे तक फी लीटर पर पहुंच गई। ये 6 जुलाई के बाद की सबसे बड़ी तेजी है, जब टैक्स में 2 रुपये का इजाफे की वजह से दाम अचानक बढ़ गए थे। दिल्ली में डीजल की कीमत 19 पैसे बढ़कर 66 रुपये 1 पैसा फी लीटर पर पहुंच गई, जो जुलाई के बाद आला तरीन सतह है। हैदराबाद में पेट्रोल के दाम 30 पैसे के इजाफे के साथ 77 रुपये 29 पैसे पर पहुंच गए हैं, जबकि 21 पैसे के इजाफे के साथ फी लीटर डीजल की कीमत 71 रुपये 96 पैसे हो गई है। नॉन सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर्स की कीमत 684 रुपये नॉन सब्सिडाइज्ड LPG सिलेंडर्स की कीमत 644 रुपये है, जो पिछले महीने के मुकाबले 16 रुपये ज़्यादा है। ऑटो गैस की कीमत फ़ी किलो 27 रुपये 5 पैसे है, जो पिछले महीने के मुकाबले 66 पैसे ज़्यादा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता साल अदा करदा 27% बोनस के बरखिलाफ जारिया साल सिंगरेनी के वर्कर्स को मुनाफे के तौर पर 28% बोनस का ऐलान किया है। रियासती हुकूमत की मिल्कियत वाली सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड SCCL पर दिए गए बयान में चंद्रशेखर राव ने कहा कि जारिया साल हम मुनाफे के हिस्से में 1% का इजाफा करते हुए उसे 28% कर रहे हैं। 2018-19 में कंपनी को आज़म तरीन मुनाफा 1765 करोड़ रुपए का हुआ है। उन्होंने कहा कि मुनाफे के हिस्से में इजाफे के जरिए हर वर्कर को बोनस के तौर पर 1,0899 रुपये हासिल होंगे। ये रकम गुज़िश्ता साल के बोनस की रकम 40,530 से ज़ायद है। ताहम मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हुक्मरानी में 2013-14 में सिंगरेनी कॉलरीज के हर वर्कर को बोनस के तौर पर 13,540 रुपये की कम रकम अदा की गई थी। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में तेलंगाना हुकूमत ने बोनस की रकम में इजाफा किया है। 2017-18 में हर वर्कर को 60,369 रुपये बोनस के तौर पर दिए गए थे। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के वर्कर्स और मुलाजिमीन इसे त्योहार के तोहफे और जज्बे के तौर पर हासिल करेंगे। वो मज़ीद लगन और मेहनत के साथ काम करेंगे ताकि सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ और मुनाफा हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि अवामी शोबे के इदारे सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड ने तेलंगाना रियासत की तरक्की में अहम रोल अदा किया। रियासती हुकूमत के ताउन और वर्कर्स की बहबूद के लिए किए गए इक़दामात के सबब सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड मुस्तहकम हुई है। उन्होंने कहा कि इस रुझान ने कंपनी को इसके काम के कल्चर में इजाफा और रिकॉर्ड की सतह पर पैदावार के हुसूल में मदद दी है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने हमेशा सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के वर्कर्स की बहबूद और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत पुलिस महकमे में हफ्तेवारी छुट्टी देने पर गौर कर रही है। वक्फ़े सवालात के दौरान पूछे गए सवाल पर वज़ीर आला ने मुदाखलत करते हुए कहा कि पुलिस महकमे के खिदमात काबिल सताइश हैं। मुख्तलिफ त्योहारों के मौक़ों पर अमन को बरकरार रखने के लिए पुलिस एहलकारों ने सख्त मेहनत की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुलाजिमीन को छुट्टी देने के मामले में संजीदा है। इस सिलसिले में गौर किया जा रहा है कि छुट्टी 10 दिन में एक बार होनी चाहिए या फिर हफ्ते में एक बार दी जाए। इस सिलसिले में जल्द फैसला लिया जाएगा। రిక్వెస్ట్ చేసిన అధ్యక్ష, డెఫినెట్ గా ఈ వీక్లీ ఆఫా లేదా 10 డేస్ కు ఆఫా ఏది పద్ధతి ఏంది అనేది వాళ్ళు స్టడీ చేస్తా ఉన్నారు. షార్ట్ పీరియడ్ లోనే ఆ డెసిషన్ తీసుకుంటాం. ఈ స్ట్రెస్ రిలీవింగ్ మెకానిజం ఎవరికైనా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవసరం కాబట్టి, పోలీసులు కూడా మన సోదరులే కాబట్టి మన కోసం పనిచేసే వాళ్ళని మనం కూడా ఆరోగ్యంగా జాగ్రత్తగా తక్కువ స్ట్రెస్ తో పెట్టుకుంటే సమాజానికి కూడా మంచిది కాబట్టి ఆ విషయాన్ని కూడా 100% దాన్ని చేస్తాం। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद के तहत आने वाले असम्बली हलकों के तमाम मौज़ूआत में पीने के
मकासद और आबपाशी के लिए पानी की सप्लाई की गर्ज से जामे मंसूबा तैयार करें। निज़ाम सागर और सिंगूर प्रोजेक्ट्स में जारिया साल पानी की कमी है, इनके तहत आने वाले मौज़ूआत में मुतबादिल तरीक़ों के ज़रिए पानी सरबराह किया जाए। ओहदेदारों को चाहिए कि वो मुतबादिल या आर्जी मंसूबे तैयार करें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आबपाशी के लिए पानी, पीने के लिए पानी और पोडो अराजियात से मुतालिक मसाइल को हल करने के लिए वो आइंदा माह 2 दिनों के लिए मुत्तहदा ज़िला निज़ामाबाद का दौरा करेंगे और आवाम से इस मसले पर तबादला ख्याल करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में मुत्तहदा निज़ामाबाद ज़िले के अरकान असम्बली का इजलास मुनक़िद किया, जिसमें वज़रा वेमुला प्रशांत रेड्डी, एरबली दयाकर राव, सरकारी विप गंपा गोवर्धन, अरकान असम्बली बाजी रेड्डी गोवर्धन, ए जीवन रेड्डी, हनुमंत शिंदे, गणेश गुप्ता, सुरेंदर, MLC सुभाष रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी SK जोशी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव, सेक्रेटरी स्मिता सभरवाल, OSD प्रियंका रघुवीर, आबपाशी के इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि SRSP प्रोजेक्ट को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मरबूत किया गया है। SRSP आयाकुट की अराजियात को मुस्तकबिल में कोई मसला नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुत्तहदा निज़ामाबाद ज़िले में आयाकुट के किसानों को मसाइल का सामना है, जंगलात और रेवेन्यू के महकमे जात के दरमियान तनाज़ात भी हैं। चीफ मिनिस्टर ने तयक़ुन दिया कि वो आइंदा माह 2 दिनों के लिए मुत्तहदा निज़ामाबाद ज़िले का दौरा करेंगे। वो मकामी अफराद से तबादला ख्याल करते हुए महकमे जंगलात के मसाइल का हल करेंगे। इस दौरे के दौरान चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आबपाशी और पीने के लिए पानी की मुस्तकिल सरबराही के प्रोग्रामों का भी आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर स्पोर्ट्स व यूथ सर्विसेज श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रियासत में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इसी के एक हिस्से के तौर पर खानगी स्कूलों में स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को लाजमी करार दिया जाएगा। ग्राउंड ना रखने वाले स्कूलों को उनके महकमे की जानिब से NOC जारी नहीं की जाएगी, जिसके नतीजे में महकमे तालीम से मुतालिका स्कूल को मुसल्लिमा हैसियत हासिल नहीं रहेगी। अनकरीब इस सिलसिले में महकमे तालीम के साथ मुशावरत के साथ फैसला किया जाएगा। रियासती असम्बली में स्पोर्ट्स यूथ सर्विसेज पर पेश किए गए मुतालबात ज़र पर मुबाहिस का जवाब देते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि रियासत में बिलखुसूस दही इलाकों में स्पोर्ट्स के फ़रोग़ के लिए कई इक़दाम किए जा रहे हैं। हर असम्बली हल्के में एक मिनी स्टेडियम तामीर किया जा रहा है। रियासत भर में 85 मिनी स्टेडियम्स की मंजूरी दी गई है, जिनमें 10 मिनी स्टेडियम्स मुकम्मिल हो गए हैं। बाकी मिनी स्टेडियम्स मुख्तलिफ मराहिल में हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कई खिलाड़ी पैदा हुए जिन्होंने मुख्तलिफ खेलों के मैदान में बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया और रियासत का नाम रोशन किया, जिनमें गोपीचंद, ज्वाला गुट्टा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, PV सिंधु, सानिया मिर्ज़ा और कई दीगर खिलाड़ी शामिल हैं। अजला से भी कई नौजवानों ने अपनी सलाहियतों के ज़रिए बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लिया। निज़ामाबाद से निकत नामी लड़की ने बॉक्सिंग में नुमाया मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि कई अजला में स्पोर्ट्स एकेडमियाँ और हॉस्टल्स भी काम कर रहे हैं, जहाँ दही इलाकों के खिलाड़ियों को तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स से सेहत भी बेहतर रहती है, इसलिए हर स्कूल में 1 घंटा स्पोर्ट्स के लिए मख्तस करने का भी मंसूबा है और हर स्कूल में फ़िज़िकल टीचर के तक़र्रुर को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर स्पोर्ट्स व यूथ सर्विसेज श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि यूथ सर्विसेज की जानिब से नौजवानों में तरबियत और मुलाजिमतों के मौक़े फ़राहम किए जा रहे हैं। उनके महकमे की जानिब से दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के नौजवानों को तरबियत फ़राहम करने और उन्हें रोज़गार से मरबूत करने के लिए कई बरस क़ब्ल सेटविन का क़याम अमल में लाया गया था। सेटविन की सरगर्मियों को अजला बशमुल कामारेड्डी, डिचपल्ली, महबूब नगर और दीगर अजला में वसअत दी गई है। फ़िलवक्त सेटविन के 24 शाखें कायम हैं, जिसमें 47 मुख्तलिफ कोर्सेज़ की तरबियत फराहम की जाती है। श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सेटविन की जानिब से अब तक 7 लाख अफराद को तरबियत दी गई है, जिनमें 4 लाख अफराद रोज़गार से मरबूत हो गए हैं। सेटविन की असनाद की दुबई और दीगर खलीजी ममालिक में काफ़ी तलब है और उन्हें अच्छी तनख्वाह पर मुकर्रर किया जा रहा है। सेटविन की जानिब से दोनों शहरों में 500 मिनी बसेस भी चलाई जाती हैं, जिससे कई अफराद रोज़गार से मरबूत हुए हैं। शहर में मज़ीद 2000 बसों को शुरू करने का मंसूबा है। इस सिलसिले में RTC से इजाज़त हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेटविन की तर्ज पर अजला में सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। फिलवक्त महबूब नगर और खम्मम में ये सेंटर शुरू किए गए हैं। अनकरीब आदिलाबाद, करीमनगर, मेडचल, वरंगल में भी शुरू किए जाएंगे, जहां तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत तालीम पर 18,650 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मुतालबात ज़र पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बजट में मख्तस करदा आदाद व शुमार को ना देखें, हुकूमत दीगर प्रोग्रामों के ज़रिए तालीम के मैदान में रकम खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में 26,787 स्कूल्स में 23,40,000 तलबा
تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف طبقات کے اقامتی اسکول میں 4 لاکھ سے زائد طلبہ مفت انگریزی میڈیم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاری اسکول میں مفت کتابیں اور ڈریس فراہم کر رہی ہے اور اسکول کے انتظامیہ کے خرچ کے لیے رقم بھی دے رہی ہے۔ کانٹریکٹ اساتذہ کو باقاعدہ بنانے کہ حکومت نے احکامات جاری کیے تھے، تاہم عدالت نے اس کو کالعدم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وائس چانسلرز کے تقررات کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور یونیورسٹی میں مخلوعہ جائیدادوں پر تقررات کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوست اپلیکیشن کے تحت کالجز میں داخلہ لینے والے طلباء کو مقامی کالجوں میں داخلے کو یقینی بنانے کے لیے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لینے کے بعد فیصلہ لیا جائے گا۔ وزیر صحت ایٹلا راجندر نے کہا ہے کہ ریاست میں وبائی امراض اور مختلف اقسام کے بخار کی وجہ سے سرکاری دواخانوں کے ڈاکٹرز کی تعطیلات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ریاستی اسمبلی میں محکمہ صحت کے مطالبات زر پر مباحث کا جواب دیتے ہوئے راجندر نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد صحت کے شعبے میں کافی ترقی لائی گئی ہے۔ تلنگانہ کی تشکیل تک ریاست کے سرکاری دواخانوں میں بستروں کی تعداد 17,000 تھی۔ گزشتہ 5 سال کے دوران حکومت نے سرکاری دواخانوں میں 5,000 بستروں میں اضافہ کیا۔ اس طرح مجموعی طور پر ریاست میں سرکاری دواخانوں میں بستروں کی تعداد 22,000 تک پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد 4 نئے میڈیکل کالجز سرکاری سطح پر قائم کیے گئے ہیں، جن میں سدی پیٹ، نلگنڈا، سوریا پیٹ بھی شامل ہے۔ سرکاری میڈیکل کالج میں اضافے کے پیش نظر 700 سے زائد پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسرز کی جائیدادوں پر بھی تقررات عمل میں لائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ موسم کی تبدیلی اور بارش کی وجہ سے ریاست بھر میں بخار کی وبا چل رہی ہے، لیکن یہ ڈینگیو بخار نہیں ہے، عام نوعیت کی بخار ہے۔ اس سے عوام کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے ہر ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری دواخانوں میں آؤٹ پیشنٹ کے کاؤنٹرز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ فیور ہاسپٹل میں 6 کاؤنٹرز تھے، اب 25 کاؤنٹرز قائم کیے ہیں۔ عثمانیہ گاندھی کے علاوہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ڈاکٹروں کی تعطیلات کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 سال کے دوران 53 ہاسپٹلز کی عمارتوں کو تعمیر کیا گیا۔ عثمانیہ اور گاندھی کے علاوہ نمس ہاسپٹل میں عصری آلات کی تنصیب عمل میں لائی گئی۔ گردے اور دیگر اعضاء کی پیوندکاری کا عمل بھی شروع کیا گیا۔ وزیر صحت نے کہا کہ MNJ کینسر ہاسپٹل کو ترقی دیتے ہوئے 200 بستروں والے اس ہاسپٹل کو 450 بستروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے 120 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ عربندو فارما کمپنی نے MNJ کینسر ہاسپٹل میں کینسر انسٹیٹیوٹ قائم کرنے کا پیشکش کیا ہے۔ اس کے لیے 60 کروڑ روپے بھی خرچ کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری دواخانوں میں زچگی خانوں کے قیام سے ڈیلیوری کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ KCR کٹس پر اب تک 731 کروڑ روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا کو مشورہ دیا کہ وہ سرکاری دواخانوں کی کارکردگی پر تنقیدیں کرنے کے بجائے حکومت کو مفید مشورے دیں اور غریب عوام کی ہمت افزائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت میں بجٹ کی کوئی قلت نہیں ہے، ہر دواخانے میں وافر مقدار میں ادویات کا اسٹاک موجود ہے۔ اس دوران CLP لیڈر بھٹی وکرمارکا نے حکومت پر الزام عائد کیا کہ محکمہ صحت کو حکومت نظر انداز کر رہی ہے، بجٹ میں مختص رقم کا نصف حصہ بھی خرچ نہیں کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے رکن اسمبلی ڈی سریدھر بابو نے کہا ہے کہ حکومت سرکاری اسکولوں پر عوام کا اعتماد بحال کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ مطالبات زر پر مباحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خانگی اسکولوں میں منمانی فیسیں لی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیس کا تعین کرنے اور حق تعلیم ایکٹ یعنی رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ پر عمل آوری میں حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 404 جونیئر کالجوں میں 3,728 کانٹریکٹ لیکچرر خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کا مستقل لیکچرر کے طور پر کب تقرر ہوگا؟ اسکول اساتذہ کے تقررات کا بھی یہی حال ہے۔ اب تک ایک مرتبہ بھی DSC منعقد نہیں کیا گیا ہے، وائس چانسلرز کا تقرر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں ہوئی بے قاعدگیوں کے ذمہ داروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، گلوبرینا ایجنسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اسکول میں NCC کو لازمی کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ محکمے میں تال میل کے فقدان کی وجہ سے وبائی امراض پر قابو پانے میں حکومت ناکام ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خانگی دواخانوں میں منمانی فیس اصول کی جا رہی ہے، اس پر روک لگانے ایک قانون وضع کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صحت اور تعلیم کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے وہ ناکافی ہے، اس سے عوام کو فائدہ نہیں پہنچے گا، اس لیے بجٹ میں اضافہ کیا جائے۔ کوتاگوڈم اور اس سے متصل اضلاع کے کئی ایجنسی علاقوں میں ماؤ نوازوں کے پوسٹرز اور پامپلیٹس لگائے گئے، جس میں BJP پر تلنگانہ میں اس کی بنیاد کی توسیع کے لیے فرقہ وارانہ منافرت کے لیے اکسانے کا الزام لگایا گیا ہے۔ مائسٹوں کی پارٹی نے کہا ہے کہ BJP اور نریندر مودی کی حکومت ہندو فاسسٹ ہیں، وہ دلتوں، قبائلیوں، خواتین اور اقلیتوں کے خلاف مظالم کر رہی ہے۔
ये पोस्टर्स ममनुआ सीपीआई माओइस्ट पार्टी तेलंगाना स्टेट कमेटी के नाम से लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में दावा किया गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 2023 तक जदीद हिंदुस्तान की तामीर का दावा कर रहे हैं, लेकिन वो दोहरी हुब्बुल वतनी, फैशिज्म और कॉर्पोरेट ताकतों को तवील मुद्दती हिकमत अमली के साथ फरोग दे रहे हैं। इन पॉम्पलेट्स में कहा गया है कि माओ नवाजों को कुचलने के लिए ऑपरेशन समाधान शुरू किया गया है, ये कहते हुए कि मुल्क में अफरात ज़र ने कई लोगों की जिंदगियों को मुश्किल में डाल दिया है। इस पॉम्पलेट में कहा गया है कि रियासती और मरकजी हुकूमतों की नामुनासिब पॉलिसियों की तुलबा, खवातीन, मुलाजिमीन, दलितों और कबायलियों ने मुखालिफत की है। मुसल्ला लड़ाई की शक्ल में उनके एहतजाज किए जा रहे हैं। माओ नवाजों ने अवाम से अपील की कि वो 21 सितंबर था 8 नवंबर माओइस्ट पार्टी की यौम तासीस की तकारीब मनाएं। ये पोस्टर्स मुलुक ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में लगाए गए। साथ ही आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी के ज़िले में भी ये पोस्टर्स नजर आए। रियासत आंध्र प्रदेश में अब सरकारी डॉक्टर्स खानगी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। इस सिलसिले में सुजाता राव कमीशन ने सरकारी डॉक्टर्स की खानगी खिदमात पर रोक लगाने की सिफारिश की है, जिसे हुकूमत आंध्र प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। इस कमेटी ने इसके अलावा 100 से ज़्यादा सिफारिशात की हैं। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि आर्जी तनाज़े पर जुमेरात को सुनवाई जारी रही। आज चीफ जस्टिस की अदालत में सबसे पहले डॉक्टर राजीव धवन को तमिलनाडु के एक रिटायर्ड प्रोफेसर की जानिब से मिलने वाली धमकी आमेज खतूत का मसला ज़ेर बहस आया। जस्टिस गोगोई ने 88 साला बुजुर्ग से पूछा, आप इस उम्र में ये सब क्यों कर रहे हैं? बुजुर्ग प्रोफेसर ने अपने इस तर्ज अमल पर अदालत से माफ़ी मांगी। इस पर डॉक्टर धवन के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से कहा कि जब बुजुर्ग ने माफ़ी मांग ली है तो हम भी इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हम इस केस के जरिए मुल्क को एक पैगाम देना चाहते थे, वो पूरा हो गया। चुनांचे अदालत ने इस केस को बंद कर दिया। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयतुल उलमा के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर राजीव धवन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी गई गवाहियों को पेश करना शुरू किया। डॉक्टर धवन ने कहा कि मरकजी गुंबद से मुतालिक तमाम कहानियां 19वीं सदी की पैदावार हैं। ये सब बात का तसव्वुर और तखय्युल है। कोई ऐसा सबूत अदालत के सामने नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि मरकजी गुंबद के नीचे पूजा होती थी। इस मौके पर जस्टिस अशोक धवन ने सख्ती से इस बात की तरदीद की। उन्होंने एक गवाह की गवाही को पेश करते हुए कहा कि यह गवाह कह रहा है कि उसने वहां पूजा की है। यह कहना गलत है कि कोई सबूत मौजूद नहीं है। डॉक्टर धवन ने कहा कि मैं किसी सबूत को दरकिनार नहीं कर रहा हूं। इस पर जस्टिस भूषण ने कहा कि जो रिकॉर्ड पर मौजूद है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस भूषण ने आगे कहा कि अगर हिंदू फरीकों ने अपनी बहस में इन गवाहियों को पेश किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट इस पर आपसे सवाल नहीं कर सकता, जबकि वो हाई कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। इस मौके पर डॉक्टर धवन ने कहा कि मैं जस्टिस भूषण के लहजे की तलखी और तहक्कुमाना अंदाज को महसूस कर रहा हूँ। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ और सीनियर एडवोकेट SC वैद्यनाथन ने जस्टिस भूषण का दिफा किया और डॉक्टर धवन ने माफ़ी मांगी। बहस को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर धवन ने कहा कि किसी गवाह के क़यास और अंदाजे को बतौर सबूत नहीं लिया जा सकता, जबकि उसकी याददाश्त भी उसका साथ ना दे रही हो। डॉक्टर धवन ने आगे कहा, जन्मभूमि 1980 के बाद का तसव्वुर और ख्याल है। जन्मभूमि और जन्मस्थान के लफ्ज़ को बदल बदल कर बोला जाता रहा है और 1980 के बाद से जन्मभूमि के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाने लगा है। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि अंदाजे, ख़यास और शुकूक व शुबहात क़ानून का दर्जा ना हासिल कर ले। इसके बाद डॉक्टर धवन ने हिंदू मज़हब में पुजारी के तसव्वुर और रोल पर बात की। पुजारी कोर्ट में उस चीज़ के लिए तो मुकदमा दायर कर सकता है कि इसके पूजा के हक़ को बहाल किया जाए, लेकिन किसी जगह के मालिकाना हक़ के लिए केस नहीं कर सकता और ना ही उसे मूर्तियों की तरफ से मुकदमा दाखिल करने का हक़ दिया जा सकता है। वक्फे के बाद बेंच कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज की बहस के दौरान डॉक्टर धवन के अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा और बोर्ड के सेक्रेटरी सीनियर एडवोकेट जफरयाब जीलानी भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के बारे में बयानबाजी करने वाले रहनुमाओं को नसीहत की कि वो मुल्क के निज़ाम अदल पर यकीन रखें। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात से कबल वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की महाजनादेश यात्रा के अख्ताम के मौके पर यहाँ मुनक़िदा एक रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि 2-3 हफ्तों से बहादुर और बड़बोले लोग राम मंदिर के ताल्लुक से बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम शहरियों को हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट के तईं एहतराम का जज्बा है। राम मंदिर के मामले की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है और तमाम फरीक अपने दलाइल पेश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वक्त निकाल कर सुन रहा है। उन्होंने कहा, मुझे हैरत है कि वो आखिरकार बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्यों रुकावट डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारा मुल्क हमारी अदलिया में, बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन में और सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करता है। मैं बयान बहादुर बड़बोले लोगों से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वो भगवान की खातिर हिंदुस्तान के निज़ाम अदल पर भरोसा रखें। मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 सप्ताह से
कुछ बयान बहादुर लोग, कुछ बड़बोले लोग अनाप शनाप बयानबाजी राम मंदिर लेकर के शुरू कर दी है। देश के सभी नागरिकों का भारत की सुप्रीम कोर्ट के प्रति सम्मान बहुत आवश्यक होता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा हो, सब पक्ष अपनी बात रख रहे हो, सुप्रीम कोर्ट लगातार समय निकाल करके बातों को सुन रही हो, तब मैं हैरान हूं, ये बयान बहादुर कहां से टपक गए हैं? क्यों पूरे मामले में अड़ंगे डाल रहे हैं? हमारा सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए। हमारा बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है उस पर भरोसा होना चाहिए। हमारा भरोसा भारत की न्याय प्रणाली पे होना चाहिए। और इसलिए आज नासिक की पवित्र धरती से मैं देश भर में ये जो बड़बोले लोग हैं, बयान बहादुर लोग हैं, उनको हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, भगवान की खातिर, प्रभु राम की खातिर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गैटरीस ने कहा है कि कश्मीर मसला हल करने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरा होना ज़रूरी है। गैटरीस ने कहा कि कश्मीर खित्ते में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर मसले के हल के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होना ज़रूरी है। अगर दोनों फरीक चाहेंगे तो उनका दफ्तर इस मामले में सालिसी करने को तैयार है। काबिल ज़िक्र है कि गैटरीस का बयान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से क़ब्ल आया। जम्मू कश्मीर को मिलने वाली खुसूसी दर्जे को ख़त्म किए जाने के हिंदुस्तान के फैसले को पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में उठाने की तैयारी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्की साख्ता हल्के लड़ाके तैयारे तेजस में जुमेरात को परवाज़ भरी। सिंह 2 दिन के दौरे पर बेंगलुरु के लिए रवाना हुए हैं। आज सुबह 10 बजे उन्होंने तेजस के 2 इंजन वाले तैयारे में परवाज़ भरी। तेजस में परवाज़ भरने वाले वो मुल्क के पहले वज़ीर दिफा हैं। इस मौके पर तेजस बनाने वाली पब्लिक सेक्टर की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के मुतअद्दिद सीनियर अफसर, दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO के सदर सतीश रेड्डी और फिजाइया के अफसर मौजूद थे। तैयारे के परवाज़ भरने से पहले राजनाथ सिंह ने हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दिफा के तेजस में परवाज़ भरने के इस कदम से HAL और फिजाइया के हौसला अफजाई होगी और इससे हुकूमत और अफवाज के लड़ाकू तैयारे तेजस में भरोसे का पता चलता है। DRDO ने गुज़िश्ता 21 फरवरी को ही तेजस को लड़ाई में इस्तेमाल के काबिल लड़ाकू तैयारा होने का सर्टिफिकेट दिया था। इससे पहले साबिक वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमन और साबिक सदर प्रतिभा पाटिल लड़ाकू तैयारे सुखोई में परवाज़ भर चुकी हैं। मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने कन्हैया कुमार मामले में कानूनी कार्रवाई की इजाज़त नहीं देने के लिए दिल्ली हुकूमत की नुक्ताचीनी करते हुए आज इल्ज़ाम लगाया कि रियासत के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल मुल्क मुखालिफ नारों की हिमायत कर रहे हैं। जावड़ेकर ने अपनी रिहाइशगाह पर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के सदर मनोज तिवारी की मौजूदगी में नामा निगारों से कहा कि अदालत दिल्ली के वज़ीर आला से बार बार कह रही है कि वो मुल्क मुखालिफ नारों के खिलाफ मुकदमात की इजाज़त दे, लेकिन दिल्ली के वज़ीर आला मुल्क मुखालिफ नारों की हिमायत करते हैं। ये वाज़ेह हो गया है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे नारों की हिमायत करते हैं। अगर वो इनकी हिमायत नहीं करते तो कानूनी कार्रवाई की इजाज़त देते। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अदालत के बार बार कहने पर भी कानूनी कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि वो दिल से मुल्क मुखालिफ नारों की हिमायत करते हैं। दिल्ली की आवाम में इस पर काफ़ी नाराज़गी है। उन्होंने कहा कि कसूरवार कौन है ये तय करना अदालत का काम है, लेकिन अदालत में मामला जाने ही नहीं देना ये वज़ीर आला का पाप है। कांग्रेस पार्टी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में असमत दरी की मुतासरा लड़की को कठेरे में खड़ा कर रही है और असमत दरी के मुल्जिम और पार्टी के लीडर चिन्मयानंद
को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को कहा कि बीजेपी हुकूमत असमत दरी के मुलजिम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही इसकी 2 ताज़ा तरीन मिसालें देखने को मिली हैं, जिसमें पहला मामला रियासत के उन्नाव शहर का है, जहां असमत दरी की मुलजिम रुकने असेंबली को बचाने के लिए बीजेपी हुकूमत शुरू से कोशिश करती आ रही है। इसी तरह का दूसरा मामला रियासत के शाहजहांपुर का सामने आया है, जहां बीजेपी हुकूमत अपने लीडर स्वामी चिन्मयानंद को बचाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि उन्नाव असमत दरी मामले में बीजेपी हुकूमत और पुलिस की लापरवाही और मुलजिम को तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने का मामला सबके सामने है। अब बीजेपी हुकूमत और उत्तर प्रदेश पुलिस शाहजहांपुर मामले में वही दोहरा रही है। मुतासिरा खौफ में मुब्तला है, लेकिन बीजेपी हुकूमत पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया बदनवानी मामले में आज भी राहत नहीं मिली और उनकी अदालती तहवील की मुद्दत में 3 अक्टूबर तक के लिए तौसीह कर दी गई है। आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार चिदम्बरम को 14 दिन की अदालती हिरासत की मुद्दत मुकम्मिल होने के बाद आज रावज एवेन्यू में वाक़ खुसूसी जज अजय कुमार कोहार की अदालत में पेश किया गया था। सीबीआई ने अदालत से चिदम्बरम की अदालती तहवील की मुद्दत में तौसीह करने की दरख्वास्त की, जबकि चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने इसकी मुखालिफत की। तफ्तीशी एजेंसी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चिदम्बरम की अदालती हिरासत में इजाफा करने की दरख्वास्त करते हुए अदालत के सामने कहा कि उन्हें जब पहली मरतबा जेल भेजा गया था तब से हालात में किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं आई है। जज कोहार ने चिदम्बरम की अदालती तहवील की मुद्दत में तौसीह करने का हुक्म देते हुए उनके मेडिकल जांच की इजाज़त दे दी। कपिल सिब्बल ने चिदम्बरम की तरफ से मामूल की तिब्बी जांच और तिहाड़ जेल में अदालती हिरासत के दौरान खातिर ख्वाह ज़रूरी खाना फराहम करने की अपील की थी। आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से पेशगी जमानत की अर्जी मुस्तरद हो जाने के बाद सीबीआई ने चिदम्बरम को 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया था। उन्हें 22 अगस्त को खुसूसी अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने चिदम्बरम को पहले 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेजा, इसके बाद 30 अगस्त और बाद में बढ़ाकर 5 सितंबर किया गया था। 5 सितंबर को चिदम्बरम को 14 दिनों की अदालती तहवील में तिहाड़ जेल में भेज दिया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के एक दिन बाद मगरबी बंगाल की वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने आज यहां मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप के मसले पर गुफ्तगू की। अमित शाह से मुलाकात के लिए ममता बनर्जी तकरीबन 1 बजे नॉर्थ ब्लॉक पहुंची। उन्होंने निस्फ घंटे की मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से कहा कि रियासतों का मुश्तरका तौर पर काम करना एक आईनी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गुफ्तगू के दौरान उन्होंने आसाम में एनआरसी का मसला उठाया और इस ताल्लुक से उन्हें एक मेमोरेंडम भी दिया। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में हुई फिजाई हमले में 30 अफराद हलाक और 45 जख्मी हो गए। टोलो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ने सूबाई काउंसिल के हवाले से जुमेरात को अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी। रिपोर्ट के मुताबिक फिजाई हमला उस वक्त हुआ जब नंगरहार सूबे के खूकबियानी ज़िले में लोग मूंगफली के अपने खेतों में काम कर रहे थे। अभी तक किसी भी दहशतगर्द ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफ्रीकी मुल्क लिबरिया में पेश आए एक अलमनाक वाक़े में एक स्कूल में आग लग जाने से 27 बच्चे जाँ बहक हो गए। बताया जाता है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त बच्चे स्कूल में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चारशंबे की रात पेश आने वाले इस हादसे के दौरान जाँ बहक होने वालों में 2 असातिज़ा भी शामिल हैं। आतिशज़दगी वाक़े में 2 बच्चे भी झुलस गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए ने कहा है कि इब्तदाई जांच से मालूम होता है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी और मज़ीद तहकीकात जारी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रात में जिस वक्त आतिशज़दगी हुई थी बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। हादसे में इमाम, एक उस्ताद और 2 बच्चे अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। जाँ बहक होने वालों की इज्तिमाई तदफीन अमल में लाई गई। दूसरे ममालिक को हिजरत करने वालों में हिंदुस्तानी शहरी दुनिया भर में सरे फहरिस्त हैं। तकरीबन 1 करोड़ 74 लाख हिंदुस्तानी मुल्क के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं। इसके बाद मैक्सिको, चीन और रशिया हैं। दुनिया में तकरीबन 27 करोड़ 20 लाख तारिकीन वतन मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम हैं, जिनमें से 6% हिंदुस्तानी हैं। ये तफसीलात अक़वाम मुत्तहिदा की एक बैनुल अक़वामी तारिकीन वतन स्टॉक 1919 के उन्वान से सामने आई है। साल 2010 में तारिकीन वतन की आलमी आबादी 21 करोड़ थी। अमेरिका में 5 करोड़ 10 लाख, जर्मनी में 1 करोड़ 30 लाख और सऊदी अरब में 1 करोड़ 30 लाख अफराद तारिकीन वतन हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 में हिंदुस्तान में 52 लाख तारिकीन वतन थे। अब ये तादाद घटकर 51 लाख हो गई है। नाज़रीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर हुआ इजाफा। हैदराबाद में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 21 पैसे महंगा। राम मंदिर पर कोई बयानबाजी ना हो और अदलिया पर एतमाद रखें, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का बयान।
सिंगरेनी वर्कर्स के लिए 28% बोनस का ऐलान, हुकूमत का मुलाजमीन को दशहरे का तोहफा। आंध्र प्रदेश में अब सरकारी डॉक्टर्स नहीं कर सकेंगे खानगी प्रैक्टिस, रियासती हुकूमत का फैसला। और अफ्रीकी मुल्क लिबिया में स्कूल में आग लग जाने से 27 बच्चे जाँ बहक। नाज़रीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।